होते हैं वो अपने तमाम फैसलों में अपने मफाद को पेश नज़र रखते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो इसी सिंह से तलक रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ को नज़रिए की बात करते हैं। तो तफसील से बात तो सियाद साहब करेंगे, बाकी लोग करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हाफिज़ उमर साहब को दावत दूँगा कि वहाँ और तिलावत कलाम मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. ज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे हाफिज़ उमर साहब जो कि तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे। तो चूँकि वक्त हर आदमी का बड़ा कीमती है और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 मिनट जो काउंट होगा वो 1 मिनट नहीं है, बल्कि आप सारे आज़ाद बैठे हुए हैं, 50 के करीब आप लोग होंगे। तो ये 1 मिनट 50 मिनट मेरे ख्याल में इक्वल है। तो सबसे कीमती चीज़ चूँकि वक्त होती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त जो है हम अपने मेहमानों को दें। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे आपके गोश गुजार करता चलूँ कि इस वक्त जो लोग भी यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जितनी भी पार्टियाँ लड़ रही हैं, तो वो एक अपना आइन और एक मंशूर जो है वो उसको लेके चलती हैं। उससे इत्तेफाक करना और इख्तलाफ करना आपका और तमाम लोगों का बुनियादी हक है। तो जब कोई पार्टी अपना मंशूर आपके सामने पेश करती है तो पार्टी का हक है कि वो आपके सामने अपना मंशूर पेश करे और लोगों का भी ये पॉलिटिकल राइट बनता है कि वो उसे उस नज़रिए से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें। मैं यहाँ पे एक बात आपके गोश गुजार करता चलूँ कि ये जो इनका इंतखाबी मंशूर है, मैं वसूल से कहता हूँ कि इस वक्त किसी पार्टी का ऐसा इंतखाबी मंशूर नहीं है कि जिसमें स्पेसिफिक जो लोग सरहद के उस पार से आए हुए हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई हो। तो ये मंशूर आपको दिया भी जाएगा। इसकी मैं एक लाइन जरूर यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा कि ये लिखा हुआ है कि सीज़ फायर लाइन के पार से हुए हम वतनों के लिए महाजिर कैंपों का खात्मा करते हुए सरकारी तौर पर ज़मीनें अलाट करना और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से हर तरह की सहूलत फराहम करना। तो मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि किसी भी पार्टी का इस वक्त मंशूर या आइन उसमें इस तरह से खुल के हम लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की गई है जिस तरह के इस इंतखाबी मंशूर में की गया। तो मैं इस हवाले से सजाद साहब का शुक्रगुजार भी हूँ। तो अब मैं जो है वो बगैर वक्त ज़ाया करे मैं दावत देता हूँ जनाब कारी साहब को कि वहाँ आए और अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसा कि आज की हमारी ये नशिस्त, इसकी गर्ज़ो गायत स्टेज सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने पेश की है, बगैर किसी तमहीदी और तफसीली गुफ्तगू के
दो चार बातें आपकी गोशगुजार करके हम आज अपने इस हलके के उम्मीदवार, हम सब की उम्मीदों का महवर और हकीकी मसाइल का हल लिए हुए मोहतरम सजाद अफजल साहब, उनको सुनना है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ जब हम आपके इस दरमियान ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये महाजर कॉलोनी है और ये फलां मकामी लोगों की रिहाइश है, और इसी खित्ते से, इसी धरती से, इसी इलाके से एक तकसीम करके कुछ लोगों को महाजर करार दे दिया और कुछ को मकामी। इस उन्वान पर हमारी एक नस्ल खप गई, दूसरी नस्ल खप गई, अब आप नौजवान और बच्चे तीसरी नस्ल ये सारे मसाइल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 74 साल से हमने जिन लोगों के पीछे नारे मारे, जिन लोगों के पीछे यही उम्मीदें लेकर चलते रहे, वो हमारा एक मसला भी हल न कर सके। और सुना कि कुछ दिन पहले जब इस हुकूमत का खात्मा हो रहा था, जनाब वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए और लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए कहा जी कि हम आपको यहाँ का मकामी बाशिंदा और यहाँ की ज़मीनें आपके नाम करके आपको यहाँ का मकामी शहरी बनाएंगे, जो यकीनन इलेक्शन के करीब मुकम्मल तौर पर हम इसको डिसएग्री करते हैं और इसको एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर लेते हैं। मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हमने भी देखा अपनों के अंदर, गैरों के अंदर ये नारे, ये सारी बातें, ये वादे हम सुनते रहे, लेकिन हम जिस नुक्ता नज़र के साथ वाबस्ता हुए, हमने इसको सीखा, इसको परखा और अपने बड़ों से अपने इस ग्राउंड और इस रियलिटी के मुताबिक इसको ढालने की कोशिश की कि हम जब मैदान में जाएंगे तो खाली खुली नारों के साथ हम लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम एक ठोस और जानदार नजरिए और मौक़िफ़ को लेकर अवाम के दरमियान जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा ओढ़ना बिछोना यही होगा कि हम अपने लोगों की इज्जत और इस वक़ार को कायम रखने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करेंगे। और आप जानते हैं कि हमेशा हक और सच के लिए उन लोगों के पास कोई अट्रैक्शन इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आज इलेक्शन के अंदर कूदने वाले वो नुमाइंदे, वो उम्मीदवारान जो आपको पैसों के जरिए से, खानदान के जरिए से, ताकत के जरिए से खरीदने की नाकाम कोशिश करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बात आपके दरमियान, आपके सामने नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि ये खूबसूरत खित्ता, ये खूबसूरत सरजमीन जो वसाइल से लबालब और वसाइल के अंबार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती के अंदर रखे हैं, इस धरती को उन वसाइल के ऊपर काबिज वो ताकतें जो 5% भी नहीं है, और हमारी सारी तवानाइयाँ, हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी मेहनतों को वो लेकर वो अय्याशियाँ करते हैं और 5 साल के बाद आकर हमें ये कहते हैं कि हम आपके मुस्तकबिल को संवारेंगे, आपकी जिंदगी की काया पलटेंगे, आपको खुशहाली आपकी दहलीज पर लाएंगे। ये सारी बातें अब नहीं चलेंगी। अब हमारा नौजवान बाशऊर हो गया है, अब हमारा बुजुर्ग बाशऊर हो चुका है। अब हमारे वो लोग जो सादा इनकी बातों में आकर इनके पीछे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, आज ना कोई मजहब की बुनियाद पर, ना कोई खानदान की बुनियाद पर, ना कोई किसी बड़े कबीले की बुनियाद पर कोई किसी के पीछे चलने के लिए तैयार है, बल्कि वो अपनी खुददारी, अपने वकार और अपनी शनाख्त के साथ वो ये चाहता है कि हमारे ये मसाइल हल हों, हमें शनाख्त मिले, हमारा ये कौमी मसला हो या हमारा बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर की जो इस वक्त तक जो सिचुएशन है
इसको तब्दील करने के लिए कौन बेहतरीन लायामल और मंशूर के साथ मैदान में उतरता है। तो मैं आप नौजवानों को, बुजुर्गों को ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा अब किसी इस सियासी अदाकार, किसी ठग से आपने ठगवाना नहीं है, बल्कि आपने अक्ल और शऊर की बुनियाद पर, चाहे आपके फैमिली के अंदर कोई इस तरह की बात करता है और उसका किरदार और उसका अमल उसके खिलाफ है, तो आपने उसके लिए उसके सामने खड़े होना है। आपने हक और सच कहने वाले और इस मैदान के अंदर जो लोग हक और सच का बोलबाला करने के लिए उनका एक किरदार है, उनका साथ बनना है। इसलिए हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं कि हम आपको कोई ऐसा वादा आपके साथ करें कि हम आपको आपकी रिहाइश, आपकी ज़मीन अलाट करेंगे, आपको फलां चीज़ देंगे, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो जानदार मौक़िफ़, जो जानदार मंशूर आपके सामने हम देंगे, इसको पढ़िएगा और इस पर सोचकर आप इस उम्मीदवार के इसका दस्ते बाजू बने। इंशाअल्लाह हमारा ये मुक़द्दर, हमारा ये पसमानदगी ज़्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहेगी। अपने मुक़द्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? अपने मुक़द्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते? ये अंबिया का मिशन है। याद रखें कि अंबिया हमेशा उनकी जमात वो अक़लियत में होती है, वो उनके पास वसाइल की कमी होती है, और हमेशा वो लोग जो वसाइल, जो ताकत और खानदान के नशे में, वो हमेशा ऐसे लोगों को, ऐसे सादा लोगों को गुमराह करते हैं। तो हमने इस पर अक्ल और शऊर की बुनियाद पर, समझ और बसीरत की बुनियाद पर इस पर गौर व खोज करना है और अपने इस बागैरत, जुर्रतमंद, दिलेर और बासलाहियत नौजवान का दस्ते बाजू बनना है। इंशाअल्लाह आप किसी मोड़ पर भी शर्मिंदगी या मायूसी का शिकार नहीं होंगे। ये हम दावे के साथ कहते हैं और सिद्क़ दिल के साथ आपको कहते हैं कि इस एतबार से आज हमारे ये उम्मीदवारान जो टिकट लेकर यहाँ बड़े फख्र से एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, जितनी बेइज्जती, जितनी गिरावट और जितनी मिन्नतें और तरले करके ये वोट लेकर, ये टिकट लेकर हमारे दरमियान आते हैं, ये अपना वकार अगर कायम नहीं कर सकते तो इस कौम का वकार कैसे कायम करेंगे? इसलिए इस पर हमने तवज्जो देनी है और हमने आज अपने कायद और अपने इस हल्के के उम्मीदवार मोहतरम सजाद अफसर साहब को तफसील से सुनना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमें अक्ल और शऊर के साथ इसके साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये कल साहब आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। चूँकि सियाद साहब की तरफ से और उनके पार्टी डिसिप्लिन की ये चीज़ खिलाफ है कि कोई स्टेज हो और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हों और बाकी कुछ ऑडियंस हुए सामीन और उनकी बात सुन रहे हो, चूँकि ये की पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2-3 कुर्सियाँ तो रखी हैं, लेकिन ये नहीं है कि कैंडिडेट जो है वो स्टेज पर बैठेगा या इनके साथ कोई स्टेज पर बैठेगा और बाकी लोग आवाम में बैठेंगे। तो इसलिए जो है वो सियाद साहब यहीं पर बैठे हैं। दूसरा आपका चूँकि वक्त बहुत कीमती है, आप लोग यकीनन जो है वो सियाद साहब की बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी बात हरगिज़ सुनने के लिए आप इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन मैं 2 मिनट जो है वो अपनी बात करके तो सियाद साहब को दावत दूँगा। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पे इनका तल्लुक एजुकेशन के साथ है और मैं इनको ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये रावलाकोट में एक बहुत बेहतरीन इदारा चला रहे थे और वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरह नहीं है, बल्कि वहाँ एजुकेशन में बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये इन्होंने ना सिर्फ वहाँ एक बेहतरीन तालीमी इदारा चलाया और उसके अंदर सिर्फ मार्क्स स्कोरिंग के लिए बच्चे तैयार नहीं किए, बल्कि नज़रियाती बुनियादों पे बहुत अच्छा काम करते रहे। और उसके बाद जो है वहाँ पे इन्होंने जो इनकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसमें जो इन्होंने नुमाइंदगी की, इनका तल्लुक उस वक्त जो है वो किसी सियासी सरगर्मी जो है वो इस तरह से नहीं एक्टिव थे जिस तरह से आज है। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर नुमाइंदगी की, बेहतरीन नुमाइंदगी इन्होंने की। और फिर ये जो है वो नेशनल पार्टी का जो अलायंस पीछे बना था PNP के नाम से, तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि सियाद साहब ने जिस तरह से वो यहाँ पे भी एक मरतबा आए। फिर ये आटे के हवाले से जब कीमतें अप्रेज हुई हैं तो वहाँ पे भी सियाद साहब ने जो है वो अपना किरदार बखूबी और एहसन तरीके से निभाया और वो अपना जो है वो फ़र्ज़ निभाते रहे।
और जितने भी कैंडिडेट जो है वो ये इलेक्शन के दौरान आपके पास आते हैं और अपनी बात करते हैं, तो हर कैंडिडेट का ये जो बुनियादी हक है, ये राइट है कि वो अपनी बात करे। एक बात में और गोश्त करता चलूँ कि अब ये जो सियासी अमल है, ये इस तरह से हो गया कि बहुत इसके लिए कुछ सरमाया चाहिए, बहुत बड़े पैसे चाहिए, बहुत बड़ी कोई जागीर वाला आदमी। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे कोई आदमी हमारे साथ मजाक ही कर दे कि आप, पहले ये है कि नफ़ा नुकसान की तारीफ ही चूँकि मैं यहाँ पे जो है वो हर आदमी की मुख्तलिफ होती है, तो अगर कहीं मफाद की कोई बात हो तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा जमगठा जो है वो लग जाएगा, जहाँ पता हो कि कोई फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो आदमी किसी नज़रिए की बात करता है या वो किसी मंशूर की बात करता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि एक गरीब आदमी, एक वो आदमी कि जो आपकी क्लास से है, वो को एलीट क्लास से नहीं है, उसके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, और वो अगर एजुकेशन या तालीम की एक बेहतरीन फील्ड को छोड़ के हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ, तो उसका कोई ना कोई पस मंज़र तो होगा, उसके कुछ ना कुछ जज्बात तो होंगे, उसके कुछ ना कुछ एहसासात तो होंगे। और इस वक्त जो जितने मौजूदा कैंडिडेट्स हैं, आपको यानी मैं एक दावत फ़िक्र भी देना चाह रहा हूँ कि जितने लोग आपके पास कैंडिडेट आए वो अपनी बात करें, तो आप ये ज़रूर देखें कि जो आदमी बात कर रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, वो बाशऊर है कि या नहीं है, या उसकी बात वो किस बिहाफ पे बात कर रहा है। तो शाह साहब जो है वो एक बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर आदमी हैं, इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन मजहबी एतबार से भी बड़ी रिच है, और फिर ये सियासी समाजी शऊर रखने वाले आदमी हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि पहले भी जब ये यहाँ पे आए तो ये हमारे इस मोहल्ले में जो है वो तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त हमको दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान साथियों के लिए इनका ये जो कीमती वक्त है, ये इनका वक्त हमें बहुत फ़ायदा देगा। और ये जब अपनी बात करेंगे तो उसके बाद जो है वो डिस्कशन के लिए या कोई क्वेश्चन करना चाहिए, कोई बात करना चाहिए, ये नहीं है कि ये अपनी बात करेंगे और अपना नज़रिया हमारे सामने बयान करेंगे और हम नारा मारेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये अपनी बात करेंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है, ये अपना मौक़िफ़ खुद पेश करेंगे। हम सारे लोग ये राइट रखते हैं कि हम उससे इत्तेफाक करें, हम उससे इख्तिलाफ करें। तो उसके बाद ये जो हमारे भाई हैं शहजाद गिलानी साहब, इनके घर जो है वो सियाद साहब बैठेंगे, तो किसी साथी के जहन में कोई सवाल हो या इनके आइन या मंशूर को आप पढ़ेंगे तो कोई डिस्कशन हो तो वो भी ओपन है, और कोई साथी अगर बात करना चाहे तो वो भी ओपन बात कर सकता है। मैं माज़ करता हूँ, मैं आपका टाइम मैंने 1-2 मिनट शायद ज़्यादा ले लिए, तो मैं बगैर किसी जो है वो डिले किए हुए मैं जनाब दावत देता हूँ सियाद साहब को कि वो स्टेज पर आगे और अपने मंशूर ठीक है भाई ऐ मेरे हमवतन मुझको ये तो बता, तुझ पे जुल्म सितम इतना किसने किया। ऐ मेरे हमवतन मुझको ये तो बता, तुझ पे जुल्म सितम इतना किसने किया। किसने लूटा तुझे दर बदर तू हुआ, किसने लूटा तुझे दर बदर तू हुआ, अपने ही लोगों में अजनबी कर दिया। मौजूद एहतराम हमारे बुजुर्ग सरदार अब्दुल जब्बार साहब, ख्वाजा अब्दुल जब्बार साहब, मोहतरम मौलाना ताहिर सुल्तान साहब, शहजाद शाह साहब, इस मजलिस में बैठे हुए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों ताहिर सुल्तान साहब का और शहजाद भाई का कि आपने यहाँ हमें मौका फराहम किया कि आपसे कुछ 4 बातें कर ली जाए। इस कॉलोनी में मैं आज से 2 साल पहले, तकरीबन पौने 2 साल पहले इस जगह हाजिर हुआ था। उस वक्त यहाँ इससे काफ़ी तादाद ज़्यादा थी लोगों की, इसलिए कि आपको इत्तला दी गई थी कि एक काज के लिए जिद्दोजहद करने वाले लोग आ रहे हैं, एक मकसद के लिए बात करने वाले लोग आ रहे हैं। और आज तादाद बहुत कम है, इसलिए कि आपको इत्तला दी गई है कि एक इलेक्शन लड़ने वाला बंदा आया हुआ है। इसका फौरी मतलब और मफहूम ये है कि आप लोगों के कान उस वक्त ज़्यादा खड़े होते हैं, और ये स्पेशलिटी महाजिर कॉलोनी की हो सकती है
ये यहाँ के रहने वालों की नहीं हो सकती कि रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी कज़िये पे यहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ, हम इलेक्शन में भी इसी उन्वान से आए हुए हैं, हमारा इलेक्शन में भी और कोई उन्वान नहीं है, और वो रियासत जम्मू कश्मीर का कौमी कज़िया है। आप लोगों ने कितने हिजरतों के दर्द बर्दाश्त किए, कितने जख्म लगे आपको, वो मैं क्या कहानी सुनाऊं, आप खुद एक जिंदा दास्तान है उसका। हाँ, इन महाजरीन के साथ जो अंसार का सलूक रहा है वो मैं बताऊंगा आज आपको, वो आपसे शेयर करूंगा। बहुत मजहब पढ़ाया गया यहाँ, बहुत दीन की तालीम बताई गई यहाँ। बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि यहाँ दीन और मजहब नाज़िल ही इधर हुआ है। लेकिन जब मक्के के महाजरीन ने मदीना मुनव्वरा में हिजरत की थी तो महाजरीन ने अपने घर बार एक बहुत बड़े मकसद के लिए छोड़े थे, एक बहुत बड़े मकसद के लिए छोड़े थे। और मदीना के अंसार ने महाजरीन को जो हक दिया वो तारीख में महफूज है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 2 खेत हैं वो एक खेत अपने महाजर भाई को दे दे। जिसके पास 2 खजूर के दरख्त हैं वो एक खजूर का दरख्त अपने महाजर भाई को दे दे। जिसके पास 2 बीवियां हैं वो एक बीवी अपने महाजर भाई को दे दे। जिसके पास 2 घर है वो एक घर अपने महाजर भाई को दे दे। तब महाजरीन ने भी अपनी हिजरत पे फख्र किया था और अंसार ने भी बतौर अंसारी अपने कैरेक्टर पे फख्र किया था। और इसी मजहब के उन्वान से जब 47 में, जब 65 में, जब 99 में उस तरफ के लोग इधर आए तो उनको वो लोग के जो एकड़ों की जमीन पे रहते थे, बादशाहों की तरह रहते थे, जो अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में चहीते बन के रहते थे, फख्र से रहते थे, अपनी जमीन के साथ फख्र का रिश्ता था उनका। उन्होंने सोचा शायद अल्लोसी के इस पार कोई दूध और नहर की नहरें बह रही हैं, दूध और शहद। उनको बताया गया, मुझे मुजफ्फराबाद में एक फौजदार भट्ट नामी आदमी ने नीलम में खड़े होकर उसकी दाढ़ी से आंसू बह रहे थे। उसने कहा जब मैं 90 में यहाँ आया, मैं पुलिस में एक जॉब करता था। बहुत लंबी दास्तान उसने सुनाई। उसने कहा मुझे बताया गया 7 दिन की बात है, सिर्फ 7 दिन की बात है, आप उस तरफ चले, 7 दिन में रियासत जम्मू कश्मीर आजाद हो जाएगी। लोगों के साथ झूठ बोला गया, लोगों को ठगा गया, उनको दरबदर किया गया, उनको अपने घरों से निकाला गया, उनको अपने महल्लात से निकाला गया, उनको अपनी बड़ी बड़ी जमीनों से निकाला गया, उनको बेबस और लाचार करके यहाँ आके गज के साथ जमीन नाप के उनको दी गई, इंचों और फुटों में उनको जमीन दी गई। और उसके ऊपर भी मुकदमात के ऊपर मुकदमात, तानों के ऊपर ताने, अदालतों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर। उनकी औलादें आज भी यहाँ चीख रही है, चिल्ला रही है, उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। उस बाजिर कानूनी में खड़ा हूं मैं आज। मैं क्या बात करूं आपसे? मैं वोट मांगू आपसे? मैं क्या मुंह लेके वोट मांगू आपसे? मैं उन अंसार के कबाइल में से एक कबीला हूं, मैं उन अंसार के कबाइल में से एक फर्द हूं कि जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन मैं आपसे अंसार के हुक्मरानों का करैक्टर बताने आया हूं। एक अंसार के वो करैक्टर थे जो मदीना मुनव्वरा में थे, जिनकी बात मैंने आपको बताई है, और एक अंसार के करैक्टर के आजाद कश्मीर के हुक्मरान है, बदकमाश हुक्मरान, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी ग्रोह से ताल्लुक रखते हो, किसी फिरके के हो, किसी मसलक के हो, किसी बरादरी के हो, किसी टब्बर के हो, किसी कबीले के हो। उन लोगों ने आपको क्या हुकूक दे रहे थे मेरे भाइयों? उन लोगों ने आपके हुकूक की पासबानी और रखवाली क्या करनी थी?
उन्होंने यहाँ अपने ब्लड जो यहाँ जिस माँ के पेट से पैदा हुए अपनी फैमिली के लोगों, अपनी बरादरी के लोगों का इतना इस्तेसाल किया, इतना जबर किया, इतना जुल्म किया कि उसका तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। वो आपको क्या हुकूक दे? सच पूछूं, मैं सच बताऊं आपको कि रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी और वहदत के सबसे बड़े कातिल मुजफ्फराबाद के ऐवान में बैठे हुए हैं। श्रीनगर की असेंबली में बैठे हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में बैठे हुए हैं। ये जिनको मैं और आप हर 5 साल बाद वोट दे के असेंबली में कुछ आसे और उम्मीदें लगा के उनको भेजते हैं, ये मेरे और आपके नुमाइंदे नहीं है, ये मेरे और आपके तर्जुमान नहीं है, ये मेरे और आपके हामी और हमदर्द नहीं है। इनका कोई हमारे साथ रिलेशन नहीं है, कोई वर्किंग रिलेशनशिप, कोई समाजी रिश्ता नहीं है। ये तबका ही अलग है, ये टब्बर ही अलग है। यहाँ क्या बताया जाता है आपको? सुंदर इलेक्शन लड़ रहा है, आपको ये बताया जा रहा होगा, आपको बताया जा रहा होगा सुंदर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई गुज्जर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई जाट इलेक्शन लड़ रहा है, कोई मलक इलेक्शन लड़ रहा है। कोई गुज्जर, कोई जाट, कोई सुल्तान, कोई गैर सुल्तान, कोई मुसलमान भी नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, इनका अकीदा ही कोई नहीं है। ये एक टब्बर है ऊपर, एक तबका है ऊपर, जिसका कोई कबीला, कोई टब्बर, कोई इलाका, कोई मसलक, कोई मजहब नहीं है। इनका सब कुछ सरमाया है, सब कुछ दौलत है। ये दौलत के गुलाम है और ये अपने पड़ोसी ममालिक के एजेंट है, उनकी हुक्मरान अशराफिया के एजेंट है। मुझे नहीं मालूम आपकी कॉलोनी में लोगों को क्या कन्विंस किया गया है, मुझे इससे सरोकार भी कोई नहीं है। मैंने अपने 30 साल जिंदगी में जो पढ़ा समझा, अपने उस्तादों से सीखा, वो बबांगे दो हर जगह बयान करता हूं और कॉलोनी में भी बयान करूंगा। मुझे कोई खौफ नहीं है इससे। मैं सच बात आपको बताऊं, एक शायर, जफराबाद के एक शायर के मैं 2-4 अशार सुना के आगे बात शुरू करता हूं। उसने कहा, बेयकीनी है, उदासी है, परेशानी है, यह कश्मीर, यहाँ गम की फरावानी है। मेरे दरियाओं, ये मेरे पानी जो दुनिया के लिए सोना है, और ये मेरा खून जो दुनिया के लिए पानी है। और मेरे दरियाओं को जब कत्ल किया जाने लगा, बस उसी दिन से मेरे खून में तुग़यानी है। और मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो इस्लामाबाद है। मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं, इनसे अब कोई तवक्को बड़ी नादानी है। और ए खुदा, ये है 1.25 लाख शहीदों का लहू। ए खुदा, ये मेरे कश्मीर की कुर्बानी है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों के खून के ऊपर इक्तदार के मजे उड़ाने वाले लोग हैं। ये मेरे और आपके नुमाइंदे नहीं है। इन्होंने यहाँ भूख पैदा की, इन्होंने यहाँ नंग पैदा की, इन्होंने इफलास पैदा किया, इन्होंने जहालत पैदा की, इन्होंने नाइंसाफी पैदा की और अपनी औलादों और अपने खानदानों को पाला इन्होंने। आजाद कश्मीर का कोई मेंबर असेंबली जो कॉलोनी में वोट मांगने आता है, उसके बेटे आजाद कश्मीर में नहीं रहते, उसके बच्चे आजाद कश्मीर में नहीं रहते। उनके बच्चों के रोजगार का कोई मसला नहीं है, उनके बच्चों का सेहत का कोई मसला नहीं है, उनके बच्चों की तालीम का कोई इशू नहीं है, उनके बच्चों के इंसाफ का कोई मसला नहीं है। वो मेरे और आपके साथ पानी नहीं पीते, मेरे लिए मिनरल वाटर लेके आए। मुझे नहीं मालूम ये मिनरल वाटर की बोतल है या क्या है। चले बोतल में कोई लोकल पानी होगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन ये मिनरल वाटर पीते हैं, ये यहाँ का पानी नहीं पीते, कहते बीमार हो जाते हैं। मैं नाम लेके बता सकता हूँ आपको, मुनासिब नहीं लगता मुझे। ये यहाँ आपके साथ खाना नहीं खाते, 2 नंबर आटा आता है, 2 नंबर खुराक आती है, ये खुराक ये अपने बच्चों को नहीं खिलाते, इसलिए इन बच्चों को आजाद कश्मीर में नहीं रखा हुआ। आजाद कश्मीर की दुकानों में वो सामान नहीं है जो खरीद के अपने बच्चों को खिलाए। ये आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, ये आजाद कश्मीर के हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवाते, ये आजाद कश्मीर की अदालतों में इनके कोई मामलात नहीं है, आजाद कश्मीर के थानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 5 साल के बाद वोट मांगने आते हैं। 3 महीने मुझे और आपसे इनको प्यार हो जाता है। वो हबीब जालिब ने कहा है, वो शेर ज्यादा हो गए, माजरत चाहता हूँ,
कि कब्जा है ज़मीनों पे, मशीनों पे इन्हीं का, मोहल्लात में रहते हैं गमखार हमारे, नजदीक इलेक्शन हो तो हम फाका ज़्यादा लोग लगते हैं इन्हें चांद सितारों से भी प्यारे, आगे हाथ मिलाते हैं, पपियां देते हैं, बड़े नाम लेते हैं। हाजी अब्दुल जब्बार साहब क्या हाल है, आप खैरियत से? हम खुश हो जाते हैं, किसी बड़े ने आगे अब्दुल जब्बार साहब का नाम ले लिया, उनके किसी बेटे का नाम ले लिया, चनाचे हम कहते हैं चले बड़ी बात है, इनको याद है। उसके बाद इनकी गाड़ियां रोडों पे गुजरती हैं, हम रोडों पे खड़े हूँ, सिर्फ धूल चाटने के लिए खड़े होते हैं, इनको नजर भी नहीं पड़ती हमारे ऊपर। मैं इनका किरदार बेनकाब करने के लिए इलेक्शन में आया हूँ, मैं इनका करैक्टर बेनकाब करने के लिए इलेक्शन में आया हूँ। जैसे कारी साहब ने कहा, यहाँ पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर आए, आप यकीन कीजिए जब शहजाद भाई ने मुझे बताया बाजार में कि आज कॉलोनी में हमें मिल्कियतनामे मिले, मेरी खुशी से मुझे आंसू निकल गए। शहजाद तो शहजाद है यार, वो तो सह रहा है, वो तो बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कहा और शहजाद भाई ने कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त कॉलोनी से बड़ा वोट ले जाएंगे उनके यहाँ के कैंडिडेट। मैंने कहा सब वोट दे दो यार, अगर यही हक मिल गया आपको। लेकिन आपको पता है आजाद कश्मीर का वजीर आजम पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के नीचे चपड़ासी की जॉब कर रहा है, चपड़ासी की जॉब कर रहा है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम के पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार का मतलब चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है। और आपकी अलॉटमेंट मनसूख हो गई, अब आप वजीर लड़ते रहेंगे और किसी मसीहा को तलाश करते रहेंगे कि शायद कोई आ जाए, ये अलॉटमेंट समय मिल जाए। मैं सच पूछें तो आपकी कम्युनिटी में इश्यूज बेस्ड बिल खुसूस और एक तारीखी फिनोमेना की बुनियाद पे जो एका है, इसकी बुनियाद पे आपको यहाँ एक मज़ाहमती मूवमेंट अपने राइट्स की बनानी चाहिए। मैं सच आपको बताऊं, किसी मिनिस्टर के पीछे फिरना, ये कहाँ के मिनिस्टर है मेरे भाइयों? वो पुंछ से आए हुए लोगों, मैं हाजी साहब से, अब्दुल जब्बार साहब से पूछ रहा था आप कहाँ से आए, कहते हैं पुंछ शहर से आया हूँ। वो पुंछ शहर के मजाफात के सरहदी एरिया में, एक सरहदी पट्टी में, कबायली उजड़ लोगों में, बक्कर वालों में और पालों में आके तुम इनके पीछे फिरते हो यार। तुम तो तहजीब के मराकज में तुमने आंख खोली थी। ये कौन सा इलाका है? इस इलाके की ये बक्करवाल असेंबली में पहुंच गए और आप इनके पीछे फिरो, क्यों फिरो? आपके ब्लड में तो तहजीब की वो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स और वो बुनियादी तकाजे मौजूद हैं कि आप यहां एक बहुत बड़ी मज़ाहमती मूवमेंट पैदा कर सकते हैं अपने राइट्स की। और यहां का अगर कोई जिंदा दिल आदमी हुआ तो वह आपके राइट्स के साथ आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं आज आपको तजवीज देता हूं, मारे गोली इलेक्शन को मैं नहीं वोट मांगता माजिद कॉलोनी से। मैं किससे वोट मांगू यार? जो दरबदर है उनसे वोट मांगू? मैं उनको कहूं मुझे वोट डालो? मैं वोट नहीं मांगता आज। मैं आप एक गारंटी करता हूं आज आपको कि आपके जो बेसिक राइट्स हैं, इन राइट्स के ऊपर कोई मूवमेंट बनाने के लिए बेसिक मुशावरत से लेके रोड पे खून बहाने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं सही बात आपको बता रहा हूं, ये मैं दिल की बात कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं लॉलीपॉप, ये भी लॉलीपॉप हो सकता है। शहजाद भाई से पूछ लेना ये बात सच है या झूठ बोल रहा है। इन बेसिक राइट्स को लड़ें, इन जाहिल उजड़ हुक्मरानों को ये बताएं कि तहजीब के बरकत से हम आए हुए, तहजीब हमसे सीखो, लड़ना हमसे सीखो। ये तो किसी की चाकरी करने के लिए, किसी की नौकरी करने के लिए मुजफ्फराबाद में पहुंचते हैं। इसलिए एक बेसिक राइट आपका, वो जो हिजरतों का जख्म है उसके नतीजे में, उसके हवाले से मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए आपको। उसके लिए किसी मिनिस्टर के पीछे नहीं फिरना चाहिए, उसके लिए किसी की मिन्नत नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लेके किसी के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। ये आपकी तौहीन है। दूसरी बात ये कि बेसिक राइट्स, इसके अलावा यहाँ रोजगार का इशू है, यहाँ तालीम का मसला है, यहाँ सेहत का मसला है। इसमें मैं और आप मुश्तरक, ये हमारा मुश्तरका मसला है। इस मसले में महाजिर और गैर महाजिर की कोई तकसीम नहीं है। यहाँ के लोकल्स भी उसी तरह पिट रहे हैं जैसे यहाँ हिजरत करने वाले पिट रहे हैं। हाँ, एक तकलीफ आपको डबल है कि अपनी जमीनों पे होते तो शायद ये कुछ ना सहना पड़ता, और हमें दुख ये है कि अपनी जमीनों पे होने के बावजूद अजनबी है।
लेकिन मसला मुश्तरक है। लेकिन एक और मसला मुश्तरक है जो इन सब मसलों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहादत का मामला। मैं आपसे अर्ज करूं, मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठे हुए लोग पुंछ मरकज से दस्तबरदार हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठे हुए लोग वैली से दस्तबरदार हो चुके हैं, वो लद्दाख से दस्तबरदार हो चुके हैं, और वो अब आजाद कश्मीर से भी दस्तबरदार होने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक कोई नहीं आजाद कश्मीर के साथ। मैंने कहा ना, इनका कोई टब्बर कबीला इलाका जमीन इनका इशू नहीं है, इनका खुदा पैसा है, दौलत है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये फैसला कर चुके हैं कि उस तरफ हिंदुस्तान, इस तरफ पाकिस्तान। हम तो 700-800 साल से अपनी जमीनों पे रह रहे हैं। अब जहां हमारे आबा अजदाद ने आगे डेरे लगाए थे, मेरा कबीला सुल्तान कबीला की बात कर रहा हूं, या यहाँ के जो बाकी कबाइल है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं जिनके जख्मों को ये भी 40-50 साल लगे? आप कैसे इस तकसीम को बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके रिश्ते तो अभी भी वहां मौजूद है, आपकी जमीनें वहां आपके नामों पे बोलती है, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके कजन्स, आपकी फूफियां, आपकी मासियां अभी तक वहां मौजूद है। इस तकसीम का नुकसान रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी को पहुंचेगा, लेकिन इस मुस्तकिल तकसीम का नुकसान हिजरत करने वालों को जितना पहुंचेगा इतना किसी को नहीं पहुंचेगा। क्या हम तस्लीम कर लेंगे? हमने कुछ ख्वाब देखे थे, हमने कुछ उम्मीदें बुनी थी, हमने कुछ तवक्कुआत लगाई थी। उन तवक्कुआत पे आज अब्दुल जब्बार साहब मुझे बता रहे हैं कि 2 आदमी रह गए जो खुद हिजरत करके आए थे। अब सब उनके औलादे हैं यहाँ इस कॉलोनी में। कल ये भी नहीं रहेंगे कहानियां सुनाने के लिए, और आप भी सुनने के लिए नहीं रहेंगे। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए से अब रवाबित बहुत ज्यादा हो गए। वो वहां सड़ रहे हैं, आप यहाँ सड़ रहे हैं, वो वहां जल रहे हैं, आप यहाँ जल रहे हैं, तकलीफों में, मुसीबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसला सिर्फ यहीं तक होता तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते। मसला इससे थोड़ा आगे है। रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल तकसीम के नतीजे में महाजर कॉलोनी में रहने वालों, आपको एक एतमाद तो है कि ये सारे अपने ही, चलो हम उधर से आए, हम ये इधर से। मुस्तकिल तकसीम के बाद आइंदा 30 साल गुजरने के बाद मुझे और आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म होके जहां के हर कूड़े खुदरे में किसी पंजाबी की कोठी होगी, किसी पंजाबी सरमायादार की हवेली होगी, और मेरा और आपका बेटा और पोता उस हवेली पे चौकीदार होगा। हमने अपनी जुबान खो दी, हमने अपना कल्चर खो दिया, हमने अपनी तारीख खो दी। हमें गुमान है, गुमान था, तवक्को है, तवक्को से रहे, उम्मीद से हैं कि कल परसों आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में हम एक हो जाएंगे। लेकिन अब की बार ये फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। अब मौका नहीं है, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, सारे आसिर टूट जाएंगे, हम बेसहारा हो जाएंगे, सारे आसारे टूट जाएंगे। क्या इस वक्त हमें फाइनल राउंड की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये इंतखाबी मंशूर आपको दे के जा रहा हूं। इंतखाबी मंशूर पढ़ने के बाद वोट का फैसला बिल्कुल न कीजिएगा, वो आपकी मर्जी की बात है। एक बात दिल से कह रहा हूं, लाल रूप से लिखा हुआ है, ये खून से नहीं लिख सकता मैं, लेकिन खून के रंग से लिखा है, इसलिए कि ये अंदर से निकली हुई आवाज है। रियासत जम्मू कश्मीर को बचाने का फार्मूला क्या है? बढ़ के बहुत है, मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो हमारे जहन में है, जो हमारे दोस्तों के जहाँ डिबेट में है, जिस पे हम पब्लिक में एक बड़ी मूवमेंट रियासत जम्मू कश्मीर छोड़ दो तहरीक के उन्वान से ऑलरेडी पब्लिक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हम फुल भर में चला रहे हैं। वो ये है कि इस वक्त ये मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो चुके हैं, और ये वैसे भी जो उसका दावा कर रहे थे वो झूठा था, उस झूठे दावे से दस्तबरदार हुए। बस सच्चा दावा इन्होंने कभी किया ही नहीं। भला 5% रकबा कभी 95% को आजादी दिलवा सकता है? भला अनूनी गल नहीं है जी भाई, ये झूठा दावा ही था ना।
भला सरहद के कबाइल तहजीब के मराकज में रहने वाले लोगों को आजादी दिलवाएंगे? ये कभी हुआ है? भला जाहिल लोग पढ़े लिखे लोगों को आजादी दिलवाते हैं? खुद पसमानदा लोग तरक्की याफ्ता लोगों को कभी आजादी दिलवाते हैं? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मकबूजा खित्ते में हिंदुस्तान की आर्मी जरूर खड़ी है। हिंदुस्तान का फौजी तसल्लुत है, उसका सियासी तसल्लुत है, लेकिन इतना मुआशी तसल्लुत नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतना समाजी तसल्लुत नहीं है, आपसे कोई नहीं ज्यादा जानता। हिंदुस्तान का मकबूजा खित्ता समाजी आजादियों से हमकिनार है, मुआशी आजादियों से हमकिनार है। हम कौमी गुलामी में भी है, फौज भी यहाँ बाहर मुल्क की बैठी हुई है, सियासतदान भी बाहर के मुल्क के बैठे हुए, समाजी रवायात सारी बाहर के मुल्क की है, कल्चर सारा बाहर का है, और यहाँ की कोई मकामी चीज बाकी नहीं बची। हम आजादी दिलवाएंगे उसको? पहले ही झूठ है। हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़े, इस सरजमीन पे रहने वाले लोग सबसे पहले अपनी आजादी की लड़ाई लड़े। श्रीनगर वालों को रहने दें, वो बड़े उस्मान थे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो हमसे बड़े रीच हैं, वो हमसे बड़े समझदार हैं। ये श्रीनगर का लॉलीपॉप छोड़ के हमारी राय ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस 5% रकबे, इसको नाम निहाद आजाद कश्मीर कहा जाता है, इसकी आजादी की लड़ाई सबसे पहले यहाँ कर ही सकते हैं। हमारे बस में यही है कि इसको आजाद करवाने की लड़ाई लड़े, और उसके लिए हमारे नजदीक एक सियासी जिद्दोजहद की जरूरत है। उसके लिए किसी मसल्ला जिद्दोजहद की जरूरत नहीं है। हमारा नुक्ता नजर है, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपको इख्तलाफ का पूरा हक है। हमारी राय ये है कि मुजफ्फराबाद की ये नाम निहाद असेंबली, जिसमें एक सदर और एक वजीर आज़म इन्होंने रखा हुआ है इन्होंने एक कौमी असेंबली रखी हुई है, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है इन्होंने। मैं रखा हुआ इसलिए कहता हूं कि वो हमारे मोहल्ले में आम तौर पे हम प्यार लाड़ में बच्चों को किसी को कालू कह देते हैं, किसी को चिट्टू कह देते हैं, किसी को भोला कह देते हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान में हमारे इन्होंने सरबराह ममलिकत का नाम वज़ीर आज़म रखा हुआ है, लाड़ से, मैं प्यार से वज़ीर आज़म उसका नाम रखा हुआ है। कोई यहाँ सही से वज़ीर आज़म, मैं सदर नाम रखा हुआ है, मैं चीफ जस्टिस नाम रखा हुआ है। इनका प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वफाकी मिनिस्टर से कम है। ये पुल से पार चढ़ते हैं, इनको कोई वज़ीर आज़म नहीं समझता। इनको एक चौहान बैठ के कह देता है कि तुम एक मलदार के आधे मिनट की मारो, वो कान से निकाल के तुम्हें पकड़ के निकाल। लोग चीखते हैं और जी चौहान गाली दिया, वो चौहान सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोलता है। उसको तो सल्यूट करो, उसने सच बोला मीडिया पे आके। इनको कोई पहाड़ी बकरा कह देता है वजारत उसमें के दौरान। इनकी क्या हैसियत है? कोई वज़ीर आज़म को पहाड़ी बकरा कह नहीं देता है यार। यानी इनकी हैसियत ये है। हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हुए नाम के, इनके अंदर जान डालने की जरूरत है, एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और इन बेहयाओं और बेशर्मों की वकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बेशर्म है। इनको ये जितनी लड़ियां टिकटों के मामले में आजकल सोशल मीडिया से हर बंदा जानता है, जितनी लड़ियां ये बड़ी गाला की करते हैं, ये राइवेंट की करते हैं और ये बिलावल हाउस की करते हैं, वो तो बंदा हैरान हो जाता है। जो इनको जमीन पे बैठाते हैं तो वो हमें आके कुर्सियों पे बैठाएंगे। हम कहते हैं कि आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली 74 साल से आजाद कश्मीर को, आजाद कश्मीर नाम रखा हुआ इसलिए कह रहा हूं, वरना ये भी प्यार से नाम रखा हुआ है, कोई चिट्टू गालू की तरह। इसको 74 साल में ये दस्तूर नहीं दे सके। आपको पता है ये खित्ता बेआईन है। वो जो लोग 5% रकबे को दस्तूर नहीं दे सके, आइन नहीं दे सके, वो श्रीनगर की आजादी की भड़के मारे तो शर्म तो आनी चाहिए ना यार। झूठ बोलते हैं ना ये। हम कहते हैं पहले 5% रकबे को आइन को, पहले 5% रकबे को दस्तूर को, पहले 5% रकबे के रहायशियों को रोजगार दो। हमारे घर के हर घर के 2-4 बच्चे बैरून दुनिया में जाके अपनी मेहनतें बेचते हैं, मजदूरियां करते हैं, और वापस आकर हमारी दुकानदारियां भी चल रही हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं, हमारे कुछ कपड़े बेहतर हो गए, हमारे कुछ मकान बेहतर हो गए। इसमें हुकूमत आजाद कश्मीर का कोई हिस्सा नहीं है, याद रखें। पुंछ के रहने वालों, आपसे कौन नहीं जानता बेहतर कि पुंछ में आज भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, आज भी वहां सरकारी तालीमी इदारे मौजूद है, आज भी वहां कौमी जुबान पढ़ाई जाती है, कौमी कल्चर, कौमी रवायात, कौमी तारीख पढ़ाई जाती है। यहां कभी सुना है आपने कुछ?
ये सबसे पहले आजाद कश्मीर को एक आईन और दस्तूर दें, सबसे पहले आजाद कश्मीर के लोगों को रोजगार दें, यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें दें, यहाँ के लोगों को तालीम की सहूलतें दें, यहाँ के लोगों को इंसाफ दें। और जब आजाद कश्मीर का 5% रकबा आईन और दस्तूर का मालिक बन गया, फिर हम श्रीनगर की बात कोई मुंह रख के कह सकते हैं कि श्रीनगर की बात हो सकती है। लेकिन जब तक बेमुंह असेंबली है जिसका चेहरा ही कोई नहीं है, वो असेंबली, उस असेंबली में बैठे हुए लोग श्रीनगर की बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। आपसे अगर कोई आगे बात करता है, मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे आके आपकी जुबान में बात करके गए, और मैंने सुना यहाँ दाड़े मार के लोग रोए। डेफिनेटली रोता है सर, आप तकलीफ होती है, और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को भी तकलीफ होती है ना। सही बात आपको, वो भी इंसान है, आप उसने भी हिजरत की हुई है, उसके अबाव ने भी हिजरत की हुई है। लेकिन ये बेबसी क्यों नहीं बताता कि मेरे ऊपर हुक्मरान कौन है? ये क्यों नहीं बताता? सच क्यों नहीं बोलता? झूठ क्यों बोलता है? रोता क्यों है? मैं रोता हूं, मैं बेबस हूं। वजीर आजम रोता है तो वो भी बोले ना मैं बेबस हूं। वो कहता है मैं सब कुछ हूं। वो सब कुछ जिसके पास होता है वो रोता है कभी? बेबस आदमी रोता है। मैं और शहजाद रोएंगे, बेबसी का रोना रोएंगे। जब वजीर आजम भी रोता है तो मान लीजिए कि शहजाद से लेकर फारूक हैदर तक सब बेबस है ना, सब बेबस हैं। लिहाजा सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि आजाद कश्मीर को एक आईन साज असेंबली दिलवाना, उसके लिए ऐवान के अंदर जाके लड़ाई लड़ना, ऐवान से बाहर लड़ाई लड़ना, और आजाद कश्मीर को हकीकी मानू में बेस कैंप बना के दुनिया भर में रियासत जम्मू कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करना। आखिरी बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है 5 अगस्त 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यूएन में जो तकरीर की है वो हिस्टोरिकल स्पीच किया प्राइम मिनिस्टर ने। यकीन जानिए बहुत खूबसूरत स्पीच थी। मैंने सुना है श्रीनगर में लोगों ने टीवी की स्क्रीनों को चूमा है जब वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा था। ऐसे तो अंग्रेजी नहीं समझ रहे श्रीनगर में, अंग्रेजी समझ रहे पढ़े लिखे थे। चलो आज तो अनपढ़ दिनों ऐसे अंग्रेजी पता ही नहीं लग रहा। अब एक्सेंट पता लग रहा है, भल कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ तो जालत है। इतनी खूबसूरत स्पीच होने के बावजूद सवाए एक तुर्की के सदर की दुनिया का कोई सरबराह ममलिकत हमारे हक में बोला है? नहीं बोला। क्यों? क्या वजह है? कभी सोचा? आप भी सोचते होंगे। मैं बताता हूं आपको जो मैं समझता हूं, आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे। दुनिया हंसती है जब ये तकरीर करते हैं, दुनिया इसको शुगल समझती है, दुनिया मजाक समझती है। इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना सरहदी तनाजा बनाया हुआ है। दुनिया कहती है सरहद ने झगड़ा अपना बनाया नहीं, रिक्वेस्ट और निशाना बना कर इन्हें तो चला को इशारा मारा ना बावे उन्होंने झगड़ा हुआ है। तो मैं किसी शरासा के हाँ जी कि मैं बाबा और रानी खेले देने, बाबा और रानी ने सजादी खेले देना, कोई त्रिया पूछी वो कुले ने तो साबित किया शरा लगा तकलीफ इन्हें अखलाकी करता की जा सकती है। लेकिन कानूनी तौर पर दुनिया की कौमी आजादियों के एजेंडों पे कौमों के सरहदी तनाजात नहीं होते हैं दोस्तों। सरहदी तनाजात कौमें आपस में खुद हल करती हैं। इन्होंने खुद सरहदी तनाजा बनाया अपना। ये शिमला एग्रीमेंट में यूएन से विड्रा हुए हैं बाकायदा। इन्होंने शिमला एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और उसके नतीजे में इन्होंने फैसला किया हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में मामला हल करेंगे। जब आपस में मामला हल करेंगे, जब हिंदुस्तान ने पिटाई की तो उसके बाद जाके रोते हैं। रोने से क्या होता है? दुनिया नहीं मानती। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बात इंश्योर करें, लोगों को समझाएं कि ये 2-2.25 करोड़ इंसानों के एक तारीखी वतन का मसला है। ये किसी के बनने का झगड़ा नहीं है, किसी के बाप का वतन नहीं है। ना ये हिंदुस्तान के बाप का है ना पाकिस्तान के बाप का है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का वतन है जिसकी 6000 साल तारीख महफूज है। ये वो वतन है कि जिस वतन की तारीख इतनी रिच है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान उसके बाद तारीख लिखने वाले बने। हमारी तारीखदान इससे पहले इसको तारीख लिख चुके। हमारे मौर्रख अव्वल को, पंडित कलम को अव्वल मौर्रखीन कहा गया था जब उसने रियासत जम्मू कश्मीर की 5000 साल तारीख लिखी थी। तो इनके यहाँ तारीख लिखने का रिवाज मौजूद नहीं था। इन्होंने इल्म हमसे सीखा, इन्होंने हुनर हमसे सीखे, इन्होंने अदब हमसे सीखा, इन्होंने क़यादत हमसे सीखी। मैं मजाक नहीं कर रहा। और हमसे बरात भी आप हैं। हमसे बरात ये सरहदी पट्टी नहीं है। जिस पट्टी का मैं रहने वाला हूँ ये पट्टी नहीं है। हमसे बरात वैली है। आज के हमसे जो आज में हम बात कर रहा हूँ जिस हम की, इससे बरात वैली जम्मू और वो रिच एरियाज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान कसीरुल मजहबी खिता था। सर मैं आखिरी बात उठी लगे, आखिरी गल पर छोड़ो, आखिरी 5-4 मिनट बात एक आ गई है तो मैं कहता हूँ रुक ना जाए। आपको मालूम है मैं अपनी हिस्ट्री पे फख्र की बात कर रहा हूँ आपसे, और क्या कर रहा हूँ, मेरा जाती कोई रोना नहीं है। आपको मालूम है हिंदुस्तान अपनी पूरी हजारों सालों की तारीख में 2 सलातीन पे फख्र करता है, 2 सलातीन पे। एक अशोक आजम पे फख्र करता है और दूसरा जलालुद्दीन अकबर पे फख्र करता है। और जलालुद्दीन अकबर के बारे में हिंदुस्तान के मौर्रिखीन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कहते हैं कि जलालुद्दीन अकबर हिंदुस्तान का वो पहला बादशाह था जिसने मुंतशिर कबाइल और मुंतशिर इलाकों को मिला के एक महाभारत बनाया था, एक बड़ा हिंदुस्तान बनाया था, एक बड़ा मुल्क बनाया था। और आपको पता है, ये नहीं पता आपको, ये तो पता है जो मैंने पहले कहा है, जो कहने जा रहा हूं ये नहीं पता होगा आपको, कि जलालुद्दीन अकबर से 100 साल पहले सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बख्श ने हुकूमत का वो नमूना रियासत जम्मू कश्मीर में कायम किया था जिसको जलालुद्दीन अकबर ने काबी किया। इतना बड़ा हुक्मरान कि जब फौत हुआ तो किसी रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमान के घर में चूल्हा तक नहीं जला। लोगों ने मातम किया कि फरिश्ता था यार, ये कहां से आया और कहां चला गया। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है जिस रियासत जम्मू कश्मीर के फातिहीन ललता दतिया, सुल्तान शहाबुद्दीन, ज़ैनुल आबिदीन बख्श के तारीख नाम बड़े एहतराम से लेती है कि जब ये फतुहात के लिए निकलते थे तो दुनिया के बादशाह रास्ता छोड़ देते थे, फौजें रास्ता छोड़ देती थी कि शहाबुद्दीन का मुकाबला नहीं हो सकता, ललता दतिया का मुकाबला नहीं हो सकता। इस सरजमीन के मालिक जब दुनिया में फतुहात के लिए निकले तो उन्होंने माले गनीमत में लोगों की लड़कियां नहीं उठाई, उन्होंने माले गनीमत के तौर पर लोगों के साथ जुल्म नहीं किए, उन्होंने दुनिया से हुनरमंद आए, यहाँ वो जाफरान लेके आए, वो पश्मीना बकरियां लेके आए, वो हुनरमंद लेके आए और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को डेवलप किया आके। ये माले गनीमत में दुनिया से हुनर लेके आए। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है, ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सदी में 7वीं सदी ईस्वी में जब चीन का सयाह हेवन तसांग वैली में दाखिल हुआ तो उसने जाके लिखा कि मुझे इस कुर्रा अर्ज़ पर रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग मिले। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है, ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है कि जिसके बारे में जहांगीर ने कहा था गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस कुर्रा अर्ज़ पे जन्नत का कोई टुकड़ा है तो वो रियासत जम्मू कश्मीर है। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है जो रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका मुंह कश्मीर की तरफ मोड़ के कहते थे कि कश्मीरी इल्म से मोहब्बत करने वाले अपने बच्चे का मुंह कश्मीर की तरफ लगाए करें ताकि ये इल्म वाला बन जाए। तो ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है कि जिसमें अंग्रेज जब बर्रे सगीर पे हुकूमत करते थे, जब वो बीमार होते थे तो वो इलाज करवाने के लिए कश्मीर आ जाया करते थे कि ये कुदरती खिता है, यहाँ 5 के बता सेहतयाब हो जाता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर हम जेज में दे दें पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, क्यों दे यार? हम मर जाए हमारी रियासत न मरे, हम मर जाए हमारा मुल्क न मरे, ये तो जिंदगी है, इससे ज्यादा क्या जिंदगी होती है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वतन फरोश को वोट मत दीजिए, मुझे भी ना दीजिए, गंदे नाले में डाल दें, मैं इस काबिल नहीं हुआ। वतन फरोश को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? कि कल मुजफ्फराबाद की असेंबली जब करारदाद लाएगी जीबी के गुलामों की तरह, तो जब वो ठप्पा लगाएंगे उसके ऊपर तो उसमें आपकी राय भी शामिल होगी, उसमें आपकी राय भी शामिल होगी। उसमें अगर कोई फारूक हैदर, कोई डॉक्टर नजीब, कोई सईद यूसुफ, कोई जैद बकर वहां मोहर लगाएगा तो उस मोहर में आपका भी हिस्सा होगा, आप उस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। मैं लोगों को ये बताने आया हूं इलेक्शन में। खुद प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने कहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के इस टुकड़े का आखिरी इलेक्शन में आखिरी वज़ीर आज़म हो, मुस्तकबिल के फैसले होने जा रहे हैं। हम इस काबिल होते तो हम इस वक्त किसी बड़ी मूवमेंट में होते, हम इलेक्शन न होने देते, हम जहां इनकलाब की तैयारी करते, किसी बगावत की तैयारी करते, लेकिन हमने उस बगावत की तैयारी के लिए एक इनिशियल स्टेज पे कागजात नामजदगी जमा करवाए। हमने कहा लोगों के सामने बैलेट पेपर आएगा, एक गैरतमंद का निशान भी होगा उसके ऊपर,
और इन सब बेशर्मों का निशान भी होगा उसके ऊपर। देख लेते हैं लोग लगाएं या गैरतमंद के निशान के ऊपर या दरिया में फेंक दें इन बेगरतों को रखें। इसलिए आए, ये बताने आए। इसके बावजूद आपकी मर्जी है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक आपका आपकी मर्जी है। मुल्क फरोशी को वोट देके इसी कॉलोनी में आके मैं भी कल चीखूंगा आपके सामने। जब आप आंसू बहाएंगे, आंसू पोंछने के लिए मैं आऊंगा, आंसू साफ करने के लिए मैं आऊंगा। ये आंसू देने के लिए आएंगे आपको। ये आपको कहेंगे हालात ऐसे हैं, बेबसी है, बड़ी मजबूरी है, बड़े हालात खराब हो गए, इसलिए अब क्या हो सकता है, वगैरह 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 वगैरह। और उस वक्त आप रोएंगे। आप जहां रोएंगे आपके बिछड़ने वाले वहां रोएंगे, सबसे ज्यादा आप रोएंगे। हम भी रोएंगे, अपनी आगाही की बुनियाद पर रोएंगे। ये आग या लगती ना हमें, ये आग लग चुकी, ये आग जलाएगी अंदर। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं आखिरी, कि रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहदत के लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहाने में हम फख्र महसूस करेंगे। हमारे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। हम किसी का खून ले नहीं सकते, लेकिन अपना खून देने के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हम इलेक्शन के बाद एक अच्छे माहौल में आपके पास आएंगे। अच्छे माहौल से मुराद ये है कि जब वोटर नहीं लालच नहीं होगी, मुराद ये हम आएंगे। हम यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है उसकी खातिर यूनाइट करने के लिए अपनी कौम को, जहाँ और करिया करिया बस्ती बस्ती जाएंगे, वहाँ अपने माजिर कॉलोनी के भाइयों के पास आएंगे। मैं माजिर कॉलोनी कहती हूँ, वो बड़ा शर्मिंदा होता था। मुझे कल ताहिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इसलिए मैं फख्र से माजिर कॉलोनी कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम माजिर कहलवाने पे फख्र करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ते। उसके बाद मुझे पहले सच्ची बात है आंसू आ जाते थे, वो माजिर क्या यार, अपने वतन में को माजिर होता है। लेकिन इन्होंने कहा हम खुद माजिर कहते हैं अपने आप को, इसलिए कि हमारी शनाख्त ही है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो अच्छी बात है। हम हाजिर होंगे, हम आपसे बैठ के दुख सुनेंगे, आपके दुख पढ़ेंगे, आपके चेहरे पढ़ेंगे, आप हमारा दुख सुनेंगे। हमारे दुख मुश्तरक हैं, हमारे दर्द मुश्तरक हैं। बाद में आकर तफसील से बात करेंगे। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, इसलिए कि शुक्रिया के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कोई लॉ रिकॉर्ड नहीं है। एक जिद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है, एक ना ख़त्म होने वाली जिद्दोजहद का सबक है, वो तालीम है, वो देते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो आखिर दावाना एक गुजारिश है कि मैंने आपसे वोट मांगा है, नहीं मांगा है, एक चीज़ मांग के जा रहा हूँ, और वो ये है कि 12 जुलाई को बरोज़ सोमवार, 12 जुलाई को यहाँ अभी जलसे की जगह का तयन नहीं हुआ, हम यहाँ एक बड़ा जलसा कर रहे हैं। उस जलसे में मेंबर का जो GB असम्बली है नवाज खान नाजी, 53 33 कितनी हुई, 86 मुजफ्फराबाद और GB की असम्बली में 86 मेंबर आएंगे। इनमें जीने आदमी कहता, बाकी सारे लाशें हैं, बाकी सब लाशें हैं। एक ही जिंदा आदमी मिला है, उस जिंदा आदमी को हमने अपने बुलाया हुआ है, जो GB में हैट्रिक कर चुका है इलेक्शन लड़ने की, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा है वो आज तक, और वो लड़ाई लड़ रहा है GB की कौमी आज़ादी की, इस रियासत जम्मू कश्मीर के मुकदमे की, और बहुत निडर आदमी है। नवाज खान नाजी पलंदरी में पहली दफ़ा आ रहे हैं, वहाँ के मेंबर असम्बली हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। आप उनको सुनिएगा, आपको कम से कम फख्र होगा कि कोई जीने लोगों के बीच में क्यों, सारे नहीं मरे नहीं। इसलिए भाई 8 आपको दावत है कि आप कानूनी से बड़ी तादाद में लोगों को जलसे में शिरकत पहुँचिए। 2 बजे जलसा होगा, भाई साहब को हम यहाँ ले आएंगे, इसलिए आपको उस जलसे में शिरकत की दावत है। वोट तो सब रखते हैं। बहुत शुक्रिया। साहब को ख्याल का इजहार कर रहे थे, और चूँकि मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि वक्त बड़ा कीमती होता है, आप तमाम हज़रात ने बड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। तो जिस तरह सियाद साहब ने इस बात की खुद वजाहत किया कि ये यहाँ पे आने का मतलब और मकसद ये है कि इस वक्त इलेक्शनों के दौरान ये होता है कि हर आदमी का बड़ा एक पॉलिटिकल शऊर बेदार हुआ होता है, वो सियासी तौर पे सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। क्योंकि इंसान जो है बेसिकली सियासी या गैर सियासी जानवर होता है, इंसान हमेशा सियासी होता है। और वो एक शेर है, मैं शायद भूल भी जाऊँ, कि शिकम की आग लिए फिर वही है शहर बशहर, सगे जमा है हम क्या, हमारी हिजरतें क्या। तो बात यह है कि हम तो नकल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि
जिस तरह कि सजाद साहब ने आपसे बात कर ली है, तो ये आउट ऑफ सीज़न हमारे पास अगर तशरीफ़ पहले भी लाए तो काफ़ी गैदरिंग भी थी, लोगों ने सुना भी है। हम सीज़न में इसलिए सिर्फ तशरीफ़ लाएँ, या मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप सीज़न में इसलिए तशरीफ़ लाएँ ताकि ये जो इनका आइन है, जो इनने मुरतब किया, ये तमाम लोगों तक पहुँचे, लोग इसको लाजमन पढ़ें और इस पर सोचें कि ये जो बात लिखी हुई है ये दुरुस्त है, गलत है, क्या नहीं है। और यहाँ पे हमारे गठन का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई मुफाद नहीं है। ये नहीं है कि किसी फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं कि आप जनाब इनको वोट करें, इनको सपोर्ट करें, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। ये कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और जिस तरह के सजाद साहब ने इसकी वजाहत भी किया, हम सीज़न में ये जो है वो हमारे मेहमान हैं, और ये इसलिए यहाँ पे आए कि इस सीज़न में लोग पॉलिटिकली सोचते हैं, वो थोड़ा सा अपने जहन पे जो है वो जोर देते हैं, वो ये सोचने की ज़हमत करते हैं कि हमें पॉलिटिकली क्या करना चाहिए। तो इस दौरान आप इनका मंशूर पढ़ें, इनकी राय को पढ़ें। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार हूँ सजाद साहब का कि इन्होंने जो ये बात की कि आउट ऑफ सीज़न, यानी जब ये इलेक्शन का जहाज बैठ जाएगा उसके बाद किसी भी मजहबी तहरीक के लिए, वो चाहे रियासत की वहदत की बात हो या मेरे और आपके हकूक़ की बात हो, मैं ये समझता हूँ कि उनके उस तहरीक के लिए जो इन्होंने अपना आप पेश किया, और इन्होंने ये बात किया कि किसी भी मूवमेंट, मज़ाहती मूवमेंट के लिए ये सबसे आगे खड़े होंगे, और हम इनके शाना बशाना खड़े होंगे रियासती हकूक़ के लिए, और अपने पॉलिटिकल हकूक़ के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। यकीनन आप इनको सुनने के लिए आए। तो अगर कोई और साथी अगर कोई बात करना चाहे तो ये स्टेज जो है वो उसके लिए हाजिर है। अगर हमारे माज़ के दोस्तों में से इमरान भट्ट साहब हैं, शकील साहब हैं, बाकी लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल ओपन है। और प्लस ये भी है कि सवालात का जो सेशन होगा हमारा गिलानी साहब के घर, वहाँ पे भी कोई आदमी कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है। और हमारा यहाँ आने का मतलब, और जो हमारे मेहमान हैं इनके आने का मतलब और मकसद ये है कि आप इनके आइन को और मंशूर को पढ़ें और इस पर आप सोचें। बाकी वोट आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी को दें, ये कोई मुफादात के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए। कोई साथी बात करना चाहेगा तो ये स्टेज ओपन है। कार साहब दुआ फरमा रहे या कार साहब आप दुआ आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लिना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा आमीन बिहurmati नबिय्यिल करीम अलैहि व आलिहि सलातु व तस्लीम व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।